The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी क्राइम सीन को प्रोसेस करते हैं या कोई क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं. आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो क्राइम और ऑफेंस और अ क्रिमिनल ऑफेंस इज एनी अनलॉफुल एक्ट. ये मैंने पहले भी आपको बताया है. कोई भी इलीगल चीज क्या होती है? एक अनलॉफुल एक्ट होती है. आप लॉ के अगेंस्ट जाके वो एक्ट परफॉर्म करते हैं, लॉ के अगेंस्ट जाके आप वो एक्ट कर बैठते हैं, तो वो क्राइम हो जाता है. तो क्राइम जिसे हम ऑफेंस भी कहते हैं या फिर नेचर क्रिमिनल तरीके का है तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस भी कहते हैं. इज एनी अनलॉफुल एक्टिविटी विच इज पनिशेबल बाय लॉ, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल है. व्हेनेवर एनी क्राइम इज कमिटेड देयर मस्ट बी सम रीजंस बिहाइंड इट. ये तो पक्की बात है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो कोई ना कोई रीजन जरूर होगा उसके पीछे. कोई भी इस पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ क्राइम की बात नहीं कर रही हूँ, इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे का एक रीजन नहीं, उसके पीछे एक रीजन होता है, उसके पीछे एक कारण होता है, कोई एम होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है. जैसे आप ये क्लासेस कर रहे हैं, आपका कोई रीजन है आप ये क्लासेस क्यों कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है आप ये क्लासेस क्यों कर रहे हैं. आप मॉर्निंग में लेट से उठते हैं तो उसके पीछे का भी कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने लेट नाइट आप सोए तो आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न, आपको अपना स्लीपिंग कंप्लीट करना है, स्लीपिंग आवर्स कंप्लीट करने हैं, तो आप लेट से उठेंगे. तो ये एम है ना आपका एम क्या है? आप लेट से उठ रहे हैं, आपका एम ये है कि अगर आप 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं या 1 बजे रात में सो रहे हैं तो मिनिमम 8 आवर्स की अपनी स्लीप कंप्लीट कर सके. तो वो रीजन हो गया. ठीक है, कोई भी चीज विदाउट रीजन नहीं होती इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में. तो क्राइम भी इसी पैटर्न को, क्राइम भी यही रूल फॉलो करता है कि कोई भी क्राइम अगर हुआ है, नॉर्मल क्राइम है, छोटी मोटी चोरी की बात करें या किसी मर्डर की बात करें, क्राइम अगर हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है. अगर किसी पर्सन ने चोरी करी, कोई पर्सन चोरी कर बैठता है तो ये रीजन हो सकता है कि उसको चोरी करना पसंद है. ये रीजन हो सकता है कि बेचारे के पास पैसों की कमी है तो उसको चोरी करनी पड़े. ये हो सकता है कि उसके पास वो पर्टिकुलर चीज है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने फोन चोरी करी तो उसके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके पास फोन ही नहीं है, तो इस रीजन के लिए, या फिर जो पसंद आ रहा है वो फोन नहीं है. तो रीजन कुछ भी हो सकता है. तो क्राइम के पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है और वो रिलेटेड होता है, मोस्टली मनी से रिलेटेड होता है, या फिर अगर किसी से बदला लेना होता है, या फिर कोई इमोशंस. ठीक है, रिवेंज भी एक तरीके का इमोशन ही हो गया, बट इमोशन और रिवेंज को अलग अलग रखते हैं. बदला अलग अलग तरीकों से लेने का लोग प्लान कर लेते हैं. इमोशंस हो सकते हैं, हेट हो सकता है किसी से, एंगर हो सकता है किसी से, लव हो सकता है. तो हेट, एंगर या लव की इमोशन की वजह से आप कोई क्राइम करते हैं. किसी से बदला लेना है तो मनी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात है, तो इन सब चीजों में क्राइम होते हैं. इन सब चीजों की वजह से ये कॉजेज है जो क्राइम करा देते हैं किसी भी पर्सन को. पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? इन एनी क्राइम सीन the following 3 entities are very important from where a useful information in the form of physical evidence can be obtained. तो वो कौन सी ऐसी 3 इंपॉर्टेंट चीज है? पहला तो हो गया सस्पेक्ट.
दूसरा हो गया विक्टिम, थर्ड हो गया क्राइम सीन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्राइम सीन। ठीक है, विक्टिम भी आपको एक हद तक इन्फॉर्मेशन देगा, सस्पेक्ट से तो कुछ एक्सपेक्ट करने का आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सस्पेक्ट है, वो कोई गारंटी नहीं है कि वो सच कह रहा है, वो कोई गारंटी नहीं है वो झूठ कह रहा है। सस्पेक्ट हमेशा सस्पेक्ट ही रहेगा, बट स्टिल उसके एक्शन से, उसके वे ऑफ आंसर से आप एक हद तक एक आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि वो सच कह रहा है, वो झूठ कह रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका फैमिली सर्कल कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। इन सारी चीजों से आप एक हद तक ऑलमोस्ट एक प्रोफाइलिंग कर सकते हैं सस्पेक्ट के ऊपर। विक्टिम की बात करें तो विक्टिम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, विक्टिम से भी आपको फॉर एग्जाम्पल 80% इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। क्राइम सीन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सस्पेक्ट विक्टिम भी नहीं है, सिर्फ अगर मैं बोलूं कि मर्डर का केस है तो विक्टिम तो गया ना, विक्टिम तो मर गया, ठीक है, सस्पेक्ट आपके पास कोई है नहीं, तो सारा कुछ काम आपका करेगा क्राइम सीन। क्राइम सीन इतना इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा आपको सारी हैपनिंग्स क्राइम सीन पे ही करनी है। तो ये 3 एस्पेक्ट होते हैं पर्पस जब आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो पहला सस्पेक्ट हो गया, दूसरा विक्टिम, तीसरा हो गया क्राइम सीन। तो मेन पर्पस है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का, मेन पर्पस ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंकिंग द सस्पेक्ट एंड विक्टिम with each other and with the scene of crime through scientific analysis of physical evidence present with at any 3 entities mentioned above. The majority of crime scene to the above entities are known as third or missing, mostly suspect. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, क्राइम सीन से आप क्या लिंक करते हैं, क्राइम सीन से आप सस्पेक्ट एंड विक्टिम को लिंक करते हैं। क्राइम सीन से जो आपने मटेरियल्स उठाए हैं, जो एविडेंसेस उठाए हैं, उनका आप साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। कैसा एनालिसिस, कोई ऐसा वैसा एनालिसिस नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं, साइंस उसके पीछे लगा रहे हैं, साइंस की थ्योरीज आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके प्रोसीजर्स आप उसके पीछे लगा रहे हैं। तो क्राइम सीन में जो भी आपको एविडेंस मिला है उस पर आप साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं, जो फिजिकल एविडेंस आपने कलेक्ट किए हैं। तो ये जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, हो सकता है कि वो सस्पेक्ट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे, हो सकता है वो विक्टिम के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो विक्टिम की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, सस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, सस्पेक्ट और विक्टिम का कोई लिंक है तो वो आपको बता सकते हैं। तो क्राइम सीन के एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें सस्पेक्ट, विक्टिम एंड क्राइम सीन, ये 3 मेजर क्राइटेरिया है, ये 3 मेजर क्राइटेरिया है, सस्पेक्ट, विक्टिम और क्राइम सीन। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, क्राइम सीन को किसी सस्पेक्ट से लिंक करते हैं, क्राइम सीन को विक्टिम से लिंक करते हैं, सस्पेक्ट और विक्टिम को लिंक करते हैं, सस्पेक्ट विक्टिम को क्राइम सीन से लिंक करते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हो रही हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं और लिंक हो रही हैं, और ये हमारा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है कि आप लिंक्स ही एस्टैब्लिश कर सकें। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस की बात करें तो अगर ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस है। मैंने बोला ऑलमोस्ट सारी चीजों को आप एज अ फिजिकल एविडेंस ट्रीट कर सकते हैं, बट अगर हम स्पेसिफिक होके देखें टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस तो 4 तरीकों के फिजिकल एविडेंस हम पढ़ेंगे। पहला तो हो गया फिजिकल एविडेंस नहीं कहना चाहिए, एविडेंस कहना चाहिए सोलोली। तो पहला तो हो गया फिजिकल एविडेंस, दूसरा हो गया टेस्टिमोनियल और पर्सनल एविडेंस, ठीक है, थर्ड हो गया मिसलेनियस एविडेंस, फोर्थ हो गया कॉर्पस डिलिक्टी एविडेंस। तो ये कॉर्पस डिलिक्टी क्या है हम आगे पढ़ेंगे। कॉर्पस डिलिक्टी होता है बॉडी ऑफ क्राइम, इसका मीनिंग लिटरल मीनिंग होता है बॉडी ऑफ क्राइम। क्या होता है लिटरल मीनिंग, बॉडी ऑफ क्राइम होता है। तो जो क्राइम सीन है, बॉडी ऑफ क्राइम का कहने का मतलब, मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो सीधी सीधी बात हम क्राइम सीन की कर रहे हैं, क्राइम सीन की बात कर रहे हैं कि क्राइम सीन में जो आपको एविडेंसेस मिले हैं वो, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फिजिकल एविडेंस हम कहेंगे या एविडेंसेस है जो हम पढ़ते हैं। देयर आर लीगल distinctions among different type of categories of the evidence that help to determine its admissibility in the court of law. Evidence have been categorized differently by different scientists. तो different scientists ने different way से categorize किया है, law ने differently categorize किया है, अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग categorize किया है, but सबसे convenient form of categorization हम पढ़ रहे हैं, जो कि है physical evidence, testimonial और personal evidence, miscellaneous evidence and corpus delicti evidence या body of crime evidence और crime scene evidence, ठीक है। तो physical evidence की अगर पहले बात करें, पहले physical evidence की बात करते हैं। physical evidence क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, वो सारे एविडेंसेस जिनका कोई शेप होगा, कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा, कोई साइज होगा, वो सारे के सारे फिजिकल एविडेंस कहलाते हैं। द एविडेंस इन दिस कैटेगरी आल्सो कॉल्ड रियल एविडेंस। और ये क्या होते हैं, ये रियल एविडेंसेस कहलाते हैं। रियल एविडेंस भी कहते हैं हम फिजिकल एविडेंस को, तो रियल एविडेंस कहेंगे फिजिकल एविडेंस को। एंड आर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एविडेंस क्या होते हैं, एंड आर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एविडेंस व्हिच कंसिस्ट टैंजिबल आर्टिकल्स सच एज हेयर्स, जो कि कंसिस्ट करते हैं सच एज हेयर्स, फाइबर्स, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और बायोलॉजिकल और केमिकल्स मटेरियल। तो बायोलॉजिकल केमिकल मटेरियल्स हो गए, फुटप्रिंट हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, फाइबर्स हो गए, हेयर्स हो गए, तो ये इनडायरेक्टली चीजों को लिंक करते हैं और ये एविडेंसेस रियल एविडेंसेस कहलाते हैं। इन्हें हम कहेंगे कि ये हमारे रियल एविडेंस है जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल और पर्सनल एविडेंस। दिस कैटेगरी ऑफ एविडेंस इज रिलेटेड टू डायरेक्ट एविडेंस एंड इंक्लूड ईदर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो टेस्टिमोनियल एविडेंस है,
टेस्टिमोनियल एविडेंस मतलब जो एक्सपर्ट टेस्टिमनी कह लो, या फिर टेस्टिमनी जो देने आता है, जो भी पर्सन टेस्टिमनी। फॉर एग्जांपल आप अगर कोर्ट में गवाही देने जा रहे हैं तो आप पर्सनल एविडेंस हुए, क्योंकि आप किसी के लिए गवाही देने जा रहे हो, और आप डायरेक्ट एविडेंस कहलाओगे, क्योंकि आप जाके वहां पे चीजों को बोल रहे हो ना, डायरेक्ट एविडेंस कहलाओगे। आप डायरेक्टली चीजों को बता रहे हो, आप डायरेक्ट एविडेंस कहलाओगे, क्योंकि आपने गवाही देनी है, आपने टेस्टिमनी देनी है, आप पर्सनल एविडेंस है किसी के। अगर आपको मैं अपनी पार्टी से बुलाऊं तो आप मेरे पर्सनल एविडेंस हो गए। आपने किसी और की पार्टी से जाके टेस्टिमनी देनी चाहिए, आपने अपना गवाही देनी चाहिए, तो आप उनके पर्सनल एविडेंस हो गए। तो ये किन किन सिचुएशंस में हम कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिमनी और स्टेटमेंट गिवन बाय एनी पर्सन। तो आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई टेस्टिमनी दी है एज गिवन बाय एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, क्राइम सीन, एट द क्राइम सीन और अदरवाइज। तो वो क्राइम सीन से रिलेटेड भी पर्सन हो सकता है जो गवाही दे रहा है, या फिर क्राइम सीन के अलावा भी वो कोई पर्सन हो सकता है जो कि टेस्टिमनी दे रहा है या कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जो कोई गवाही या कोई स्टेटमेंट दे रहा है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर केस। हो सकता है वो क्राइम सीन से रिलेटेड हो सकता है वो क्राइम सीन से रिलेटेड ना हो, पर अगर वो गवाही और वो स्टेटमेंट दे रहा है तो वो टेस्टिमोनियल एविडेंस या पर्सनल एविडेंस कहलाएगा। कैन बी सब्जेक्टिव एंड कलर्ड बाय पर्सन्स एटीट्यूड। तो ये सब्जेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, और ये कलर्ड हो सकता है, मतलब मेरी साइड से, मेरी पार्टी से आप एविडेंस देने आ रहे हो तो आप मेरे रंग में रंगे हुए होंगे। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो झुकाव है, वो ऑब्वियसली मैं अगर सही नहीं भी हूं तो भी आपका जो झुकाव है, जो पर्सनल एटीट्यूड है मेरे टूवर्ड्स होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यार मेरे फेवर में आके आप गवाही दे दो, तो आप तो मेरे पर्सनल एविडेंस हो गए। बट और क्या हुआ, मैं आपकी दोस्त हूं तो आप मेरे साइड से बोलोगे, वो फर्क नहीं पड़ता वो सच है या गलत है। बट अब मूवी तो चल नहीं रही, मूवी में तो सबका अलग ही वो रहता है कि अगर मैंने अपनी साइड से बुलाया है, उसको लगता है कि नहीं गलत हो रहा है तो वो सही बोल देते हैं। बट रियलिटी की बात करें, रियल वर्ल्ड की बात करें, अगर मैंने आपको मेरी पार्टी से गवाही देने बुलाया है तो आपका फेवर मेरे साइड ही होगा। तो ये जो टेस्टिमोनियल एविडेंस है वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं और कलर्ड हो सकते हैं उस पर्सन के एटीट्यूड या उस पर्सन से रिलेटेड जिस भी पर्सन का कोई एटीट्यूड हो। एन आई विटनेस कन्फेशन और हियरसे। तो आई विटनेस, वो बंदा आई विटनेस हो सकता है, वो बंदा कन्फेशन अगर जिसे करना है वो हो सकता है। हियरसे मतलब सुनी सुनाई बातों को, कि मैंने ऐसे ऐसे सुना है, आके अगर कोई टेस्टिमनी दे रहा है तो वो हो गया, और ये यूजेबल नहीं होता कोर्ट में। इस एविडेंस को हम मानते नहीं है, कहीं सुनी बातों को हम नहीं मानते, ठीक है। तो कोई कन्फेशन हो गया, कोई आई विटनेस हो गई, तो ये सारे पर्सनल एविडेंस हुए या टेस्टिमोनियल एविडेंस हुए। अब मिसलेनियस एविडेंस की बात करें तो जो रह गए, जो बच्चे कुछ एविडेंस हो गए, उसको हम इस कैटेगरी में डाल देंगे। दिस कैटेगरी ऑफ एविडेंसेस इंक्लूड आइटम्स व्हिच डू नॉट फॉल इनटू एनी अदर टू प्रीवियस कैटेगरी। तो ना वो फिजिकल एविडेंस में आ रहे हैं, ना वो टेस्टिमोनियल एविडेंस में आ रहे हैं, तो अब इनको कहां डाला जाए, तो इनको डाल दो मिसलेनियस एविडेंस वाले में। तो मिसलेनियस एविडेंस में डाल दो, तो वो सारी बची कुची एविडेंसेस जो ना तो टेस्टिमोनियल एविडेंस की कैटेगरी में जा रहे हैं, ना तो फिजिकल एविडेंस की कैटेगरी में जा रहे हैं, तो उनको आप इस कैटेगरी में रख लेंगे, ठीक है। प्रीवियस कैटेगरीज कैन बी ईदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एंड मे बी नॉट ऑलवेज एडमिसिबल इन द कोर्ट। तो वो सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोर्ट उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। इट ऑलवेज नॉट ऑलवेज बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। जरूरी नहीं कि ये एविडेंसेस कोर्ट मान लेगा, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो कौन कौन से एविडेंस हो सकते हैं, वो पॉलीग्राफ हो सकता है, ये तो एडमिसिबल है ही नहीं। पॉलीग्राफ हम नहीं मानते, पॉलीग्राफ हम नहीं मानते, और क्या नहीं मानते, नार्को एनालिसिस हम कोर्ट में नहीं मानते। उसके रिजल्ट्स आप मानेंगे, उसके रिजल्ट्स जो भी हैं आप जरूर मानेंगे, आप सच्चाई जो सच्चाई है, जो झूठ है, उसे जरूर पकड़ेंगे। बट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट, सिर्फ आप कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि जिस साहब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, ऐसा ऐसा है, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। क्यों कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा? कि जिस पर्सन के खिलाफ पॉलीग्राफ टेस्ट, जिस पर्सन पे आपने पॉलीग्राफ टेस्ट किया है, उसके फंडामेंटल राइट्स खराब हो रहे हैं, तो इसलिए हम पॉलीग्राफ टेस्ट को कोर्ट में एडमिसिबल नहीं मानते। वॉइस एनालिसिस भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो वॉइस एनालिसिस भी मिसलेनियस एविडेंस हो गए। साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे मैंने बोला, नार्को एनालिसिस में वो पर्सन क्या केमिकल के इन्फ्लुएंस में या मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में बेंजोडाइजापीन्स के इन्फ्लुएंस में वो पर्सन होता है, और तब नार्को एनालिसिस किया जाता है। तो इस वजह से भी हम इसे कोर्ट में एडमिसिबल, इसे भी हम कोर्ट में एडमिसिबल नहीं मानते। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं उस पर्सन के। और एक और चीज ये होती है कि आप अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आप कन्फेशन कर सकते हैं, बट अगर कोई एविडेंस नहीं है ना आपके खिलाफ, तो अगर आप कन्फेस भी कर रहे हैं, कल को जाके आपका मूड चेंज हुआ, आपने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, तो आप फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है ये, तो हम इसे मानते नहीं। आप कन्फेशन कर सकते हैं, जरूर बहुत लोग कन्फेशन करते हैं, बट एविडेंसेस भी मिल जाते हैं, तो एविडेंस का भी रोल होता है। नेक्स्ट है कॉर्पस डिलिक्टी एविडेंस। कॉर्पस डिलिक्टी एविडेंस। दिस कैटेगरी ऑफ एविडेंस इंक्लूड एविडेंसेस which can prove that a crime has been committed, जो ये प्रूव करते हैं कि क्राइम हुआ ही है, बॉडी ऑफ क्राइम। तो वो सारे एविडेंस जो ये प्रूव करते हैं कि क्राइम तो हुआ है,
वो कॉर्पस डेलिक्टी एविडेंस कहलाता है। बिफोर एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड देयर मस्ट बी सफिशिएंट प्रूफ दैट अ क्राइम हैज टेकन प्लेस। तो जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं भी हुई है तो वो सारे एविडेंसेस जो ये बता रहे हैं कि क्राइम तो हुआ ही है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई घर है, ये गेट है, गेट के बाहर बहुत सारा खून बह के आया हुआ है, तो ये जो बॉडी ऑफ क्राइम है या बॉडी ऑफ एविडेंस है, इससे देख के क्या लग रहा है कि क्राइम तो हुआ ही है, 200% कुछ तो कुछ हुआ है गड़बड़, तो ये कहलाएगा कॉर्पस डेलिक्टी एविडेंस। बिफोर एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड देयर मस्ट बी सफिशिएंट प्रूफ दैट अ क्राइम हैज टेकन प्लेस। फॉर एग्जांपल इंक्लूड्स अ डेड बॉडी, ब्रोकन विंडो, अगर कोई डेड बॉडी मिली है पक्की बात है क्राइम हुआ है। ब्रोकन विंडो है अगर तो सस्पेक्टेड है कि कोई एंट्री हुई है अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए, कुछ चीज अगर चोरी हो गई है, कुछ आइटम्स टूट गए हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बॉडी ऑफ क्राइम बना के देंगी और ये बताएंगी कि क्राइम हैज हैपेंड।